Hi, welcome everyone to our another episode on MF Ki Baat. Today we have an eminent persona, Mr. Navneet Munot, who is the managing director and the CEO of HDFC Asset Management Company. HDFC has been one of the leading fund house with 4.5 lakh crores of assets under both equity and as well as fixed income funds. Okay, and then they have more than 63 lakh investors whom they've been serving over decades. Talking about Mr. Navneet, he's been a veteran himself in the financial markets. He has little more than 3 decades of rich experience in the financial service industry. He's been a fund manager himself in the past. So he's a qualified chartered accountant, charter holder with CAIA, CFA Institute, and the FRM. So welcome, sir. Would love to dig your brain. Would love to know your perspective. बहुत लोगों को काफी सारा सवाल है जो अभी तक आंसर नहीं हुआ है. We would love to know your perspective. So we have couple of questions lined up for you. We would love to know your perspective. Sure. Thanks for having me, Karthik. Great pleasure for me to be with you. Thank you. Likewise. I think let's get on with the questions. I think पहला तो है एक जनरल एक डर सा एक माहौल है इन टर्म्स ऑफ जनरल रिसेशन. लोग सोच रहे हैं there's a recession coming. ग्लोबली जब हम देखते हैं देर आर लॉट ऑफ जॉब कट्स. जो जो बड़े कंपनियां हम सोचे भी नहीं थे वो लोग भी काफी जॉब कट्स कर चुके हैं. बट जब हम इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं, जैसे कि आप पैसेंजर व्हीकल सेल्स देख लीजिए, रेल फ्रेट या जीएसटी कलेक्शन हो गया, ये सारे चीज जनरली एक स्टेबल इकोनॉमी की तरह डायरेक्ट कर रहा है. सो द माय क्वेश्चन इज, एज वी आर हेडेड टुवर्ड्स न्यू फाइनेंशियल ईयर, what are some of the broad points we should keep in mind, considering investing in Indian economy and Indian markets? अभी भी रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स, राइट? सो व्हाट यू थिंक वी शुड कीप इन माइंड फॉर दिस ईयर? सो कार्तिक, पिछले एक साल में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया. आई थिंक जियो पॉलिटिकल रिस्क जो इमर्ज हुई रशिया यूक्रेन वॉर पिछली फरवरी में, उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए और इन्फ्लेशन करीब करीब विश्व में सभी देशों में और भारत में भी. इनफैक्ट भारत में तो पहले भी एपिसोड्स हुए हैं जब इन्फ्लेशन ऊपर गया था, लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूएस, यूके, यूरोप, जापान, इनके यहाँ जो भी इन्फ्लेशन है वो पिछले 3-4 दशकों में भी नहीं था. 7, 8, 9, 10% इन्फ्लेशन इन्होंने बहुत दशकों में नहीं देखा है. और इंटरेस्ट रेट्स उसकी वजह से जो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स उनको बढ़ानी पड़ी, तो इंटरेस्ट रेट्स आर एट अ मल्टी ईयर हाई इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज. जियो पॉलिटिकल रिस्क भी है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चालू है, सो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है. अभी कुछ दिनों पहले अगर ओपेक ने ऑयल में सप्लाई कट किया तो कुछ कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई. तो ये सब अनसर्टेनिटीज हैं. पिछले कुछ हफ्तों में आपने सुना होगा बैंकिंग क्राइसिस इन यूएस, बैंकिंग क्राइसिस इन यूरोप. कुछ बड़े बैंक, कुछ छोटे बैंक यूएस में, उन सबको काफ़ी तकलीफ हुई. तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल है. तो वो थोड़ा सा इन सब की वजह से, चाहे जियो पॉलिटिकल रिस्क है या हायर इन्फ्लेशन है या वेस्टर्न वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर चैलेंज है या हायर इंटरेस्ट रेट, या इन सब की वजह से बाजार में वॉलेटिलिटी है. अगर हम देखें पॉइंट टू पॉइंट, तो पिछले एक साल में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है. और इस दौरान में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं, एफपीआई जो, उन्होंने करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए की इंडियन एक्विटीज बेची है. बट क्रेडिट टू आर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, क्रेडिट टू योर इन्वेस्टर्स एंड आर पॉलिसी मेकर्स, दैट इंडिया में करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी खरीदवाली रही. तो आई थिंक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो फेथ है उसकी वजह से हमारे यहाँ वॉलेटिलिटी रिलेटिव टू मोस्ट ऑफ द अदर मार्केट्स इन द वर्ल्ड कम रही है. यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? करीब करीब सबका मानना है कि इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलमोस्ट पीकिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल फॉर द लास्ट रेट हाइक, बट ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो भी प्रयत्न किए हैं सभी सेंट्रल बैंक्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड और भारत में भी, और पॉलिसी मेकर जो स्टेप लिए हैं, कुछ कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए हैं. हालांकि ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, बट काफ़ी दूसरे कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए. तो शायद इंटरेस्ट रेट्स हम करीब यहाँ से पीक समझ रहे हैं. और लॉन्ग रन में ओवरऑल आई थिंक भारत के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं. इक्विटी मार्केट में अच्छा रिटर्न आना चाहिए. एक साल के लिए पॉइंट टू पॉइंट प्रेडिक्ट कर देना हमेशा बड़ा टफ होता है. अगर लास्ट ईयर में आपको बताता कि
इतनी बड़ी जियो पॉलिटिकल रिस्क है, इस तरह से इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इस तरह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की इतनी सेलिंग रहेगी, तो आपको लगता है बाजार तो इस साल बहुत नीचे जाएगा, बट गया नहीं है। इनफैक्ट अगर आप गया एक साल का एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देखोगे तो वो क्लोज टू डबल डिजिट है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना चाहिए, और पर्टिकुलरली जो एस आई पी के जरिए निवेश करते हैं तो उनके लिए तो ये वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, देखो करेक्ट। आपको एवरेजिंग में फायदा मिलता रहता है उसका। श्योर। नो, थैंक यू सर। आई थिंक वो काफ़ी सिंपल तरीके से आपने समझाया, बट जस्ट टू पिक अप द लाइन, आपने टुवर्ड्स द एंड एक बात बोल रहे थे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इतना टेंशन लेना नहीं चाहिए। तो पिकिंग अप फ्रॉम देयर, एज अ लॉन्ग टर्म इंडिया का ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है फॉर इंडियन मार्केट्स एंड इकोनॉमी? हमारा नेक्स्ट डेकेड का ग्रोथ स्टोरी क्या हो सकता है? आई मीन बहुत लोग जैसे कि ईवी ऑटोमोबाइल पे बेट कर रहे हैं, या चाइना प्लस वन पॉलिसी पे काफी फोकस आ रहा है। लाइक देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि इंडिया एक आने वाले दिनों में एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है बोल के। तो व्हाट इज इट व्हिच इज गोना ड्राइव आवर इंडियन इकोनॉमी फॉर अ डेकेड? So, unlike most of the other countries in the world, particularly the developed world, जहाँ पर ग्रोथ की लिमिटेशंस हैं, ग्रोथ ड्राइवर्स की लिमिटेशंस हैं, इंडिया में मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अगर हम हमारी इकोनॉमी को देखें तो जो तीन बड़े क्षेत्र हैं, कंजम्पशन है, एक इन्वेस्टमेंट्स है और एक एक्सपोर्ट्स है। कंजम्पशन में करीब दो तिहाई, टू थर्ड ऑफ आर इकोनॉमी इज कंजम्पशन। तो उसमें हम इतने लोअर बेस पर हैं अभी, हमारी 2000, लिटिल ओवर $2000 पर कैपिटा जीडीपी है। ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर कैटेगरी अंडर पेनिट्रेटेड है। तो जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, जब हम 2000 से 2500, 3000, $4000 पर कैपिटा जाएंगे, तो कई सारी कैटेगरीज ऐसी होती है जहाँ पर हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं जे कर्व, बहुत जोर से फिर वो ग्रोथ आना चालू होती है। बिकॉज जहाँ पर अभी अगर 50 लाख 1 करोड़ कस्टमर है कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के, तो फिर 4 या 5 करोड़ कस्टमर हो जाते हैं। जहाँ 5 करोड़ कस्टमर है तो वहाँ 10 और 15 करोड़। तो भारत में इतनी बड़ी पोटेंशियल है कंजम्पशन में इन द वेरी वेरी लॉन्ग रन। एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है जो विश्व में बहुत कम देशों में है। एक तिहाई हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है वो है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स को तीन भागों में बांट सकते हैं, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपने पिछले कुछ सालों में देखा है गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और अगर हम देखें गति शक्ति या एनएलपी या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस में, सब जगह पे गवर्नमेंट ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहा है, तो वो एक ड्राइवर रहेगा ग्रोथ का। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स पिछले कई वर्षों में कम थे, लेकिन अब कॉर्पोरेट्स का डेट कम हो गया है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, उनको आशा है कि अगले कई वर्षों में जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो और कैपेसिटी चाहिएगी, तो नई कैपेसिटीज़ लगाएंगे। आपने शायद आई थिंक कहीं बात करी थी रिन्यूएबल एनर्जी, ईवीज, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसकी वजह से कई इंडस्ट्रीज को इन्वेस्ट करना है या अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, वो सब होगी। आपने पीएलआई भी वर्ड यूज़ करा, तो उसकी वजह से भी कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा है, और भी कई क्षेत्र होंगे। और इन्वेस्टमेंट में तीसरा होता है हाउस होल्ड्स का, आपके और मेरे जैसे लोग, तो उनमें बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होम पे होता है, घर पे होता है। तो इंडिया में होम ओनरशिप काफ़ी कम है। हो सकता है ब्याज की दरें थोड़ी सी बढ़ गई तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़े नियर टर्म में, बट स्ट्रक्चरल अगर स्टोरी देखेंगे तो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की भी बहुत बड़ी है। एक्सपोर्ट्स में पिछले लाइक 1-2 साल से काफ़ी हमने बढ़त देखी है, तो उसके पहले 5-7 साल एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा बढ़त नहीं हुई थी। बट इंडिया में गुड्स और सर्विसेज दोनों एक्सपोर्ट्स मिलाकर इस बार $750 बिलियन का नंबर टच हो गया। हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं मल्टीनेशनल्स के, और हमारी आईटी सर्विसेज और दूसरी काफ़ी सर्विसेज में एक्सपोर्ट्स की पोटेंशियल बन रही है, और गुड्स एक्सपोर्ट्स में भी धीरे धीरे जैसे जैसे चाइना प्लस वन की एक अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ बन रही है। तो मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफिक्स है, डिमांड है, डिजिटलाइजेशन है, और पांचवा डिटर्मिनेशन है 1.4 बिलियन पीपल डिटर्मिनेशन। का, कि ये हमारा डेकेड है, ये हमारा अमृत काल है, और हमें इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाना है। सर दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस सर। आई थिंक आने वाले डिकेड काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन इन्वेस्टर्स। बट इंटरेस्टिंगली मार्च एंड काफी सरप्राइजिंग रहा फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। काफी अनएक्सपेक्टेड एक चेंज आया, वो जो है डेट या नॉन इक्विटी टैक्सेशन जो है वो बदला गया। जो
इंडेक्सेशन बेनिफिट जो था वो निकाल दिया गया था कि इट इज ऑन पार विथ डेट फंड्स आर ऑन पार विथ प्रोबेबली विथ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो उसके हिसाब से अभी हम देखेंगे हाउ इम्पोर्टेंट आर हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में एक इक्विटी का भी एलोकेशन होता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, is there any strategical change what investors should look at present? आप क्या recommend करते हैं? What's your view? सो हाइब्रिड फंड एज अ नेम सजेस्ट हाइब्रिड है, उसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, और कुछ एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट होंगे जहाँ पर डेट, इक्विटी और गोल्ड भी है। तो बहुत एक इफेक्टिव वे है आपका एसेट एलोकेशन करने के लिए। कई निवेशक होंगे जो इक्विटी फंड्स में निवेश करते हैं, डेट फंड्स में निवेश करते हैं, कुछ लिक्विड में पैसा रखते हैं, कुछ गोल्ड फंड में रखते हैं, कुछ हाइब्रिड फंड्स हैं जहाँ पर आप इन सब में एक ही फंड में रख सकते हो और उसमें एसेट एलोकेशन का आपको बेनिफिट मिल जाता है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस का आपको बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बैलेंस एडवांटेज फंड है, जहाँ पर फंड मैनेजर्स इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते और घटाते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर व्यू ऑन मैक्रो, देयर व्यू ऑन वैल्यूएशन, देयर व्यू ऑन relative valuation of equity and fixed income, so on and so forth. Aggressive hybrid fund अगर आप देखेंगे तो उसमें करीब 65-70% इक्विटी होता है और बाकी का जो है वो फिक्स इनकम और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है। तो जैसे जैसे बाजार बढ़ता है तो इक्विटी बेचनी पड़ती है फंड मैनेजर को, नहीं तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप एक तरह से बाय लो और सेल हाई कर रहे हैं, तो एक डिसिप्लिन आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड एक बहुत ही अच्छा एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स है जहां पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों में, और उसमें ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग भी होती रहती है। एंड हम कई बार सुनते हैं एसेट एलोकेशन इज द की, बिकॉज जो अलग अलग एसेट क्लासेस हैं वो अलग अलग समय पर अच्छा करती है। और मे बी फॉर सम ऑफ द इन्वेस्टर्स जिनको अलग अलग फंड्स नहीं लेने हैं, कुछ इक्विटी के कुछ फिक्स इनकम के, वो हाइब्रिड फंड्स के जरिए दोनों एसेट क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ये डेट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन जो था, होल्डिंग पीरियड 3 years या उसके बियॉन्ड बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का वो बेनिफिट मिलता था टिल 31st मार्च, जो अभी नहीं है। सो दैट मीन्स हम जो डेट में अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बेनिफिट जो लेते थे वो करीब 3 साल या उससे ऊपर वाला होराइजन लेके चलते थे। उनके लिए शायद ये बैफ या बैलेंस एडवांटेज फंड जो बोलते हैं उनका वो होराइजन ठीक रहेगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बैफ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका क्या? बिल्कुल सही बोला आपने। एंड आई थिंक जैसा मैंने बोला कि उसमें ऑटोमेटिकली आपका रीबैलेंस हो जाता है पोर्टफोलियो, और आप दोनों एसेट क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली हाइब्रिड फंड्स एक अच्छी चॉइस है। पर्टिकुलरली ये जो टैक्सेशन में चेंज हुआ है उसके बाद तो उनकी इम्पोर्टेंस इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये जो टैक्स चेंजेस जो आया है, ये जो सिर्फ इम्पैक्ट हो डेट फंड्स के लिए नहीं हुआ है, जैसे कि सारे नॉन इक्विटी कैटेगरी हो गया, मतलब इंटरनेशनल फंड्स हो गया या गोल्ड डीटीएफ्स में हो गया या फंड ऑफ फंड्स हो गया, ये सारे कैटेगरीज में भी इम्पैक्ट लेके आया है। बहुत सारे लोगों ने आई थिंक पिछले 2 साल में इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट किए होंगे या गोल्ड डीटीएफ्स में इन्वेस्ट किए होंगे, उनको भी ये शायद डिसएडवांटेज साबित हो। तो आपका क्या राय है सर कि फ्रॉम जिनका ऑलरेडी मान लीजिए एसआईपी चल रहा है, उनका ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए आने वाले दिनों में कंसिडरिंग दिस चेंजेस इन टैक्सेशन? नहीं, तो वो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करते हैं या इंटरनेशनल फंड्स ऐड करते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है। जैसा मैंने पहले कहा, डिफरेंट एसेट क्लासेस परफॉर्म डिफरेंटली अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स। कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ पर इक्विटी बहुत अच्छा करती है, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ फिक्स इनकम अच्छा करता है, कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ पर गोल्ड अच्छा करता है, और अगर आप अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाता है। टैक्सेशन चेंज हो गया, बिल्कुल सही बोला आपने, गोल्ड फंड के लिए और इंटरनेशनल फंड के लिए। पहले जो बेनिफिट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विद इंडेक्सेशन का, वो भी नहीं है। पर उसके बावजूद भी अगर आप स्टैंड अलोन कंपेयर करें उसको रादर देन होल्डिंग फिजिकल गोल्ड और सम अदर फॉर्म में, तो अभी भी जो बेनिफिट है एक कन्वीनियंस का, लिक्विडिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, वो बिल्कुल है। आप अदरवाइज इंटरनेशनली आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदेंगे तो वो और भी ज़्यादा कमरसम है। सो ये एक अच्छा तरीका है। और जैसे हमारा एक HDFC इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड ऑफ फंड है जिसमें करीब 1500 स्टॉक्स हैं अंडरलाइन,
अक्रॉस 22 मार्केट्स एंड करीब करीब 6 या 7 करेंसी एक्सपोजर आपको एक ही फंड में मिल जाता है, तो क्रिएटिंग दैट पोर्टफोलियो इज नॉट इजी फॉर इन्वेस्टर्स अदरवाइज। सो हालांकि टैक्स बेनिफिट कम हो गया है, लेकिन फिर भी आई थिंक इन्वेस्टर्स को वो कंटिन्यू करना चाहिए। Sure. Great. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एक पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए? जनरली हम बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल है, तो इसीलिए हमें म्यूचुअल फंड में आना चाहिए। बट जब म्यूचुअल फंड में जब देखते हैं काफी सारे कैटेगरीज हो गए, इवन अंडर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक्टिव फंड्स है, वी हैव पैसिव फंड्स अंडर, उसमें ईटीएफ्स है, इंडेक्स फंड्स है, और अभी स्मार्ट बीटा फंड्स भी आने लगे हैं। तो अगेन फ्रॉम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं कहीं से शुरू करना चाहूँ, तो मुझे कौन सा कैटेगरीज के फंड्स के साथ चालू करना चाहिए, या मेरा पोर्टफोलियो ब्रॉडली कैसे दिखना चाहिए? आपका क्या राय है सर? सो अभी तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। जैसा आपने बोला, शायद आप इंडेक्स फंड के जरिए शुरू कर सकते हैं, तो आप कोई भी इंडेक्स चूज कर लीजिए। आपको सेंसेक्स कंपनीज में पार्टिसिपेट करना है, या निफ्टी की कंपनीज में पार्टिसिपेट करना है, या NSE 100 में पार्टिसिपेट करना है, तो आप इंडेक्स फंड बहुत इजीली अवेलेबल है। और इंडेक्स फंड में करीब करीब हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि वो जो इंडेक्स का रिटर्न है उसको मिमिक करने की ट्राई कर रहे हैं। देर विल बी सम डिफरेंस, एक्सपेंस रेशियो जितना होगा उसका डिफरेंस होगा, बट करीब करीब आपका बाजार में पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू मीट द मार्केट, इंडेक्स फंड इज द वे। बट अगर इंडिया में देखेंगे, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 20-25 साल तक कई सारे फंड्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। आप बाजार को बीट भी कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, सिंपल कैटेगरी चूज करनी है, तो सपोज एक लार्ज कैप फंड आपने ले लिया, तो जैसे अगर HDFC टॉप 100 है, या जो दूसरे लार्ज कैप फंड हैं, वो लार्ज कैप का मतलब सबसे बड़े 100 स्टॉक्स, तो उसमें से अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो इंडेक्स फंड तो पूरा रेप्लिकेट कर देता है, जैसा इंडेक्स है वैसा का वैसा पोर्टफोलियो है। यहाँ पर फंड मैनेजर अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाता है और कोशिश करता है कि वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न दे सके लॉन्ग रन में। छोटे समय में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो वो फंड भी आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपका कंफर्ट बढ़ता है मार्केट में, और आपका कंफर्ट बढ़ता है म्यूचुअल फंड्स के साथ, फिर आप दूसरी कैटेगरीज देख सकते हैं। बस शुरू में कोई इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ऐसा एक फंड ले लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे आप दूसरे फंड्स भी देख सकते हैं। जरूर। सो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए, फ्रॉम अ इन्वेस्टर हु इज लिटिल कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव, जो इक्विटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट उतना शायद ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके हिसाब से कौन सा फंड्स आप ब्रॉडली डिस्कस कर सकते हैं? सो कार्तिक, आप बोल रहे हो थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जहां पर एक्विटी में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ज्यादा वॉलेटिलिटी हाँ, नहीं चाहिए। बट इतना वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, उनको इस वॉलेटिलिटी से डर है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो कौन से फंड्स कंसिडर करना चाहिए? जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी है जहां पर करीब अप टू 25% एक्विटी में होता है, और बाकी का 75% जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। तो उसमें ऑब्वियसली एक्विटी पार्ट की वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट प्योर एक्विटी फंड से कम वॉलेटिलिटी रहेगी। और हमने डिपेंडिंग ऑन, मतलब आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर पाइल एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर है, बट हर एक इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, या इक्विटी सेविंग्स, या हाइब्रिड एग्रेसिव इक्विटी फंड जहाँ पर इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों है, तो रिलेटिवली वॉलेटिलिटी इक्विटी फंड से कम हो जाती है। और इसका ये जो मैंने बताया आपको, हाइब्रिड फंड में जो फ़ायदा होता है एसेट एलोकेशन का, तो जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है उसके गुरु माने जाते हैं हैरी मार्कोविट्ज, US के। तो वो ऐसा कहते थे कि मैं ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता हूँ कि बाजार बहुत ज़्यादा बढ़े, उस समय पर मेरा इक्विटी एलोकेशन नहीं था, और जब बाजार बहुत गिरा तब मेरा बहुत इक्विटी एलोकेशन था। तो मैंने सिंपल कर दिया 50% इक्विटी में और 50% डेट में। तो बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे लिए वो ठीक रहता है। तो जो हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, उन्होंने भी, हालांकि उनके बड़े कॉम्प्लेक्स थ्योरीज उन्होंने की हैं Theories. काफ़ी, बट उसके बाद उन्होंने अपना बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, 50-50% इक्विटी और फिक्स इनकम में डाल दिया। और जब आपका कंफर्ट बढ़ता है बाजार के साथ, जब आप यूज टू हो जाते हैं कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी रहती है, और उसकी वजह से लॉन्ग रन में इक्विटी फंड्स में ज़्यादा रिटर्न आते हैं, बिकॉज उस वॉलेटिलिटी की वजह से हर एक इन्वेस्टर वहाँ पैसा नहीं लगाता है, राइट। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ज़्यादा रिटर्न देती है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देती है। जब आपका कंफर्ट बढ़ जाए, तब आप इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं अपना।
जरूर। आई थिंक एक और बात कहूंगा ये कार्तिक काफी। कि जब आप एसआईपी कर रहे हैं प्योर इक्विटी में भी, तो वॉलेटिलिटी का कम इम्पैक्ट होगा, बिकॉज धीरे धीरे एवरेजिंग आपके फेवर में काम करेगी। और पर्टिकुलरली अगर आप यंग एज में हैं, तब तो आपको वॉलेटिलिटी से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको एक्चुअली खुश होना चाहिए, बिकॉज यंग एज में आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर रहे हैं। तो मार्केट ऊपर या नीचे जाए, एवरेजिंग का आपको फायदा होता रहेगा। तो नवनीत, एक्चुअली आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी। जितना सिंपल रखे उतना अच्छा बिल्कुल। है। जैसे इवन टुवर्ड्स द एंड, इवन मिस्टर मार्कोविच आल्सो सेड 50-50 करके वो छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा उसके साथ नहीं, उन्होंने खिलवाड़ खुद के करना नहीं पोर्टफोलियो चाहिए में ऐसा पोर्टफोलियो के कहा साथ। करा। हालांकि उनके तो एफिशिएंट फ्रंटियर वगैरह बड़ी थेरीज हैं जो हमने सीएफए में पढ़ी है या बाकी लोगों ने पढ़ी है, बट खुद के पोर्टफोलियो को उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंपलीफाई कर दिया, वो तो है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Since we are anyway talking about volatility, I think generally एक bullish market में काफी सारे नए investors आते हैं with lot of hopes from equity market. I'm sure with the 3 decades of experience आपने ऐसे कई टाइम में देखा होगा, between 2004 से लेके 2007 हो, या अभी 2020 से लेके 2022 तक हो। बट जब ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन में आ जाता है ना, तब थोड़ा ये टेंशन होता है कि मेरा फंड अभी शायद परफॉर्म नहीं कर रहा है। और हम ये भी बोलते हैं जनरली, जनरल एजुकेशन देते वक्त, वंस इन अ वाइल आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। तो सवाल ये है, पोर्टफोलियो रिव्यू क्या फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई फंड शायद उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो व्हाट शुड वी डू? उससे निकलना है या वेट करना है? क्या आपका राय है उसमें? सो हमने हैरी मार्कोविट्स की बात करी। आई थिंक वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि एक स्टॉक बेचने का सही समय क्या है, तो उन्होंने बोला नेवर। भाई, जब पैसे की जरूरत है अच्छा। तभी बेचना है, अदरवाइज अच्छा स्टॉक क्यों बेचना है। उसको रिव्यू करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दी सबसे पहले अगर आपने अपना गोल सही निर्धारित कर लिया कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, या कुछ वर्ष बाद आपको घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है उसके लिए कर रहे हैं, या रेगुलर इनकम के लिए कर रहे हैं, आप यू हैव डिसाइडेड योर गोल, यू नो योर इन्वेस्टिंग सरप्लस दैट यू कैन इन्वेस्ट। आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कितना है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कितनी वॉलेटिलिटी एक साल में आप झेल सकते हैं, टैक्स कंसिडरेशन, कितनी लिक्विडिटी चाहिए, कोई इमरजेंसी, ये सब आपने एक बार डिसाइड कर लिया। और उसके अकॉर्डिंगली एसेट एलोकेशन करके अगर आपने फंड्स बराबर चूज कर लिए, उसके बाद में लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन रखना। बाजार में वॉलेटिलिटी रहेगी, और कई बार मैं कहता हूँ कि डिजिटल इज अ बून एज वेल एज अ बेन ऑफ इन्वेस्टिंग। बिकॉज बून है कि आपने इतना इजी कर दिया निवेश करना, इतना इजी कर दिया निवेश के बारे में समझना या उसके बारे में और रिसर्च कर लेना अपने निवेश के बारे में। पर कई बार गलती भी हो जाती है, बिकॉज ओवर इंफॉर्मेशन और आपके टिप पे आप कुछ फिंगर टिप पे एक सेकंड में आप अपनी एसआईपी को रोक सकते हैं या कहीं फंड को स्विच कर सकते हो, तो गलती भी हो जाती है उसमें कई बार। आई थिंक वो गलती नहीं होने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिव्यू करना चाहिए पोर्टफोलियो को, बट एक ध्यान रखना चाहिए कि वो जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए कि मैं किस वजह से निवेश कर रहा हूँ, और छोटे समय की वॉलेटिलिटी की वजह से। और अभी तो इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि अगर सपोज आपने देखा यूएस में कुछ अगर एक एक बैंक में क्राइसिस हो गया और आपने आके मन ने कुछ उसकी वजह से डिसीजन ले लिया, वो लॉन्ग रन में बैकफायर कर सकता है। सो वो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको वॉलेटिलिटी का एडवांटेज लेना है, स्वेट नहीं होना है उससे। ट्रू। जरूर। थैंक यू ऑन दैट। कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स, जो ईएलएसएस फंड्स है, या जो फेमसली इसको टैक्स सेवर फंड्स भी माना जाता है। काफी साल तक ये जो फंड्स है, आई थिंक एक प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर रहा फ्रॉम एन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू। बट अभी विद द न्यू टैक्स रेजिम जो है, इट्स स्लोली डूइंग अवे ऑल द टैक्स डिडक्शंस, एटीसी हो या बाकी सारे जो डिडक्शन दिया जा रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि ईएलएसएस फंड्स की तरह उतना शायद इन्वेस्टर्स की ध्यान ना हो। तो ऐसा क्या खासियत है सर ईएलएसएस फंड्स में या टैक्स सेवर फंड्स में, जो विच इज नॉट देयर इन अदर फंड्स? व्हाट मेक्स यूनिक ईएलएसएस फंड्स यूनिक? सो फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से वो तो उसी तरह से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं जैसे वो एक दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड को मैनेज करते होंगे। यूनिक इन्वेस्टर्स के लिए था कि आपको एक एडेड टैक्स एडवांटेज भी उसमें मिल रहा था, वो जो अपना टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था आपको अपफ्रंट निवेश करते ही। अगर आप 3 साल से ज़्यादा पैसा रखते हैं
तो वो एडवांटेज कम हो गया उन निवेशकों के लिए जो न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं। पुरानी टैक्स रेजिम में वो कंटिन्यू रहेगा। पर एक ध्यान रखिएगा, फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव, अगर अच्छा फंड है, अगर फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया है और आपको अगर पोर्टफोलियो जिस तरह से बनाया जाता है अगर वो अच्छा लगता है, तो आप अपने ELSS में कंटिन्यू करना चाहिए और नया निवेश भी कर सकते हैं। SIP है तो उसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप HDFC टैक्स सेवर देखेंगे तो करीब 26-27 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और 10,000 रुपए की SIP अभी शायद 10 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी उसकी। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि वैसा का वैसा ही रिटर्न जो 20% प्लस रिटर्न रहा है 27 सालों में वो आगे भी आएगा। बट द पॉइंट टू हाईलाइट इज कि जब भी निवेशक ने इन्वेस्ट किया उनको अपफ्रंट टैक्स बेनिफिट मिला, बट उन्होंने रिटर्न्स में सेक्रीफाइस नहीं किया उस फंड में। ऐसा नहीं कि उस फंड के रिटर्न्स कुछ डिफरेंट थे दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में। बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ये भी मानना था कि 3 साल लॉक इन है फ्रॉम अ फंड मैनेजर परस्पेक्टिव। वो पैसा 3 साल के लिए तो डेफिनेटली है, एक रिलेटिवली लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड जो भी है। उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक फायदा मिल सकता है कंपेयर टू रेगुलर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स कंसीडरिंग ELSS सो फंड्स हैव आई दिस मीन बेनिफिट? डिपेंड करता है फंड हाउस टू फंड हाउस, बट जनरली जैसे हम लोग वेरी फंडामेंटल बेस्ड, वेरी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, बहुत लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से पोर्टफोलियोज बनाते हैं अक्रॉस द बोर्ड। तो हर फंड में हम उसी तरह से सोचते हैं कि लंबे समय में अच्छा रिटर्न फंड में देना है। सो ऐसा ड्रामेटिकली लाइक पोर्टफोलियो बहुत ही डिफरेंट नहीं बनाते हैं टैक्स सेवर में, Yeah. जैसा अगर उसी कैटेगरी का एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड दूसरा होगा तो इसलिए मैंने बोला कि पिछले अगर जैसे 27 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप देखोगे कि इन्वेस्टर्स ने उस फंड में भी अच्छे रिटर्न्स बनाए और टैक्स बेनिफिट भी मिला। तो टैक्स बेनिफिट अगर नहीं भी मिलता तो भी 10,000 रुपए की SIP की वैल्यू आज 10 करोड़ रुपया हो गई। Definitely, yeah. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी, आई थिंक जब सेबी ने रीकैटेगराइजेशन किया म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉक लेके आए सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है रिटायरमेंट सोल्यूशंस, जो मुझे लगता है फ्रॉम अ एवरी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू रिटायरमेंट एज अ फाइनेंशियल गोल काफी इंपॉर्टेंट है। सो हाउ डज दिस फंड वर्क एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? From an investor point of view, why can't I pick up your FlexiCap fund and aim for building my retirement corpus? Why retirement solution funds? सो आप सही बोल रहे हो, आप दूसरा इक्विटी फंड भी ले सकते हो या अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो हाइब्रिड फंड्स के जरिए या और दूसरे इक्विटी फंड्स के जरिए। बट फायदा जो होता है सॉल्यूशंस फंड में, एक इन्वेस्टर्स के लिए जब कैटेगरी का लेबल है रिटायरमेंट फंड, तो उससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सबसे बड़ी चीज जो आती है इन्वेस्टर्स के लिए वो है डिसिप्लिन। कई बार हमने देखा है कि मार्केट में जायरेशंस होते हैं। अपना कॉन्वर्सेशन ही कहाँ से बिगिन हुआ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, पिछले एक साल में रिटर्न्स कम बने, अगला साल बाजार कैसे रहेगा। अब अगर आप 25 या 30 साल की उम्र है और आप 40-50 साल के लिए अपना रिटायरमेंट कॉर्पस का बिल्ड कर रहे हो, तो हर साल बाजार का ऊपर जाना या नीचे जाना आपके लिए उसका कोई महत्व ही नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखा जाता है। दूसरे फंड होंगे, आप कभी देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं ये कैटेगरी से निकल के उस कैटेगरी में चला जाऊं। बट जब आपने एक रिटायरमेंट के लिए सॉल्यूशंस के लिए एक पर्टिकुलर फंड ले लिया तो उससे बहुत डिसिप्लिन आ जाता है इन्वेस्टर के अंदर और रिटर्न्स भी अच्छे हैं उनमें। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से एक कई निवेशकों के लिए, कई बार हमने पहले डिस्कस किया कि कई चीज़ों को सिंपल कर दो, तो सिंप्लिसिटी उससे काफ़ी बन जाती है कि आपने एक रिटायरमेंट फंड चूज कर लिया। रिटायरमेंट के बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा लगता है यार, मतलब मैं तो अभी कमाना चालू किया है, मेरी 25 साल की उम्र है या 30 साल की है, 35 साल की है, ये तो बाद में सोचेंगे, अभी कहाँ सोचे। बट आप 25 साल की एज में SIP चालू करते हैं या 30 में करते हैं या 35 में करते हैं, जब रिटायर होंगे तो उसका फर्क बहुत बड़ा होएगा। और कई आपके निवेशक हैं जो समझते होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, जो आइंस्टाइन ने कहा है कि ये एट वंडर है, तो उसका फर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो रिटायरमेंट एज ए कैटेगरी कुछ एलोकेट कर देना और उसमें बने रहना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। दो चीज़ें और कहना चाहूँगा, एक तो लाइफ में एक तो लॉन्जेविटी बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कंटिन्यूस बढ़ रही है। जब भारत आज़ाद हुआ तब करीब 35-37 साल थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गई है और हमारी लाइफ टाइम में ये और बढ़ने वाली है। तो आपको बहुत लंबे समय तक अपने जो निवेश किए हुए हैं वर्किंग लाइफ में उस पर आपको
निर्भर रहना है, तो ये अच्छी कैटेगरी। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन दूसरी चीज़ है। हम एक इन्फ्लेशन देखते हैं 4-5% के आसपास, बट हमारी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती रहती है, राइट? और वो इम्प्रूव होती है, तो खर्चे बढ़ते रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो उसको प्लान करने के लिए रिटायरमेंट फंड का भी स्थान है पोर्टफोलियो में। और कई जने, जैसे मैंने कहा कि अगर एकदम ही सिंपल करना है, रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं, तो रादर देन चूजिंग लॉट ऑफ कैटेगरीज कैन जस्ट पुट इन द रिटायरमेंट फंड। बिकॉज आप बोल रहे हो एक पर्पस के लिए जब अटैच हो जाता है, बिल्कुल। आप बीच बीच में उसके साथ टच नहीं करोगे, यू विल होप दैट कि इट विल। मेरे को एक बार एक एडवाइजर ने बताया था कि 2007 में उनके क्लाइंट ने 3 फंड्स में पैसे लगाए थे। उसमें से एक रिटायरमेंट या चिल्ड्रन फंड था, और 2 जो फंड थे वो नॉर्मल इक्विटी फंड थे। जब 2008 में बाजार गिरा तो वो बहुत डर गए कि नहीं नहीं, मेरे को तो इक्विटी फंड में बहुत वॉलेटिलिटी है और नहीं रखना है। लेकिन वो जो फंड था रिटायरमेंट या चिल्ड्रन वाला फंड, वो उन्होंने नहीं हटाया। वो बोले यार वो तो मैंने एक अपने गोल के लिए ले रखा है, और उसमें फिर फाइनली लास्ट 15 साल में काफी ग्रोथ हो गई। तो वो एक साइकोलॉजिकली भी उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ये जनरल जब ये रेगुलर इक्विटी फंड्स जो हम देखते हैं, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप, थोड़ा इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ के हिसाब से, रिटर्न्स के हिसाब से थोड़ा बोरिंग पड़ जाता है फॉर लॉट ऑफ यंग इन्वेस्टर्स। वो देखते हैं अच्छा ये सब तो छोड़ो, हम सेक्टर में चले जाते हैं। आप देखे होंगे लास्ट 2-3 साल में लाइक आईटी सेक्टर काफी अच्छा किया फॉर अ स्पैन ऑफ पीरियड, या कमोडिटी अच्छा किया। बट लोगों ने उतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद नहीं किया उन्होंने इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स पर से, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो सेक्टोरल फंड सेलेक्ट करते वक्त या थीमेटिक फंड सेलेक्ट करते वक्त उनको क्या देखना चाहिए? मतलब पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, या आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा? क्या देखना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आने वाले टाइम का देखना है तो क्या फैक्टर्स उनको दिमाग में रखना है? अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के करेंगे तो थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है उसमें, बिकॉज वो सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। और अगर मीन रिवर्जन होता है और वो सेक्टर आगे जाके अंडर परफॉर्म करता है, अगर बाजार से कम रिटर्न देता है, तो फिर आपकी एंट्री गलत हो गई उसमें। अ, आपने बिल्कुल सही कहा, कई बार वही गलती इन्वेस्टर कर बैठते हैं। तो करीब 1-1.5 साल पहले मुझे ध्यान है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स टेक्नोलॉजी फंड में लगा रहे थे, बिकॉज उनको 1 साल का रिटर्न वहाँ बहुत अच्छा दिख रहा था। एट वन पॉइंट इन टाइम आई रिमेंबर 1-1.5 साल पहले करीब 0.2-0.1 साल का रिटर्न 100% के ऊपर था उसमें। तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने वही फंड ले लिए। और उसके बाद अभी पिछले 1 साल में देखोगे तो मेरे ख्याल में आईटी इंडेक्स ही शायद 25% नीचे है, जबकि बाजार फ्लैट है। तो वो गलत समय हो गया, क्योंकि आपने पास रिटर्न देख के ले लिया। अभी इन्वेस्टर वहां से कुछ और सेक्टर में जाएंगे जिसने 1 साल में अच्छा किया होगा। वो सही तरीका नहीं है। आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड में देखना है कि कोई आपका टेक्निकल कॉल है, ये आप वैल्यूएशंस देख रहे हैं, या कोई चेंज एट मार्जिन उस पर्टिकुलर सेक्टर में हो रहा है, उसकी वजह से कर रहे हैं, या आप कोई थीमेटिक कॉल ले रहे हैं कि ये थीम अगले 5-10-20 साल में बहुत अच्छा कर सकती है और बाजार से बेटर कर सकती है। आप मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर निवेशकों को अगर सिंप्लीफाइड रखना है अपना इन्वेस्टिंग, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, आई थिंक उस तरह के मल्टी कैप फंड, उस तरह के फंड्स में करना चाहिए जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो बाजार में अपनी बहुत पैनी नज़र रखते हैं, जो इस तरह के पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ अब चेंज एट मार्जिन बेटर हो रहा है, और हम ये थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन एंड आउट कर सकते हैं उनमें। उनके लिए ही ये आई वुड से कि सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा बहुत प्रपोर्शन सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में रखें, बट बहुत ज़्यादा एलोकेशन सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में नहीं होना चाहिए। ओके, अ स्मॉल एलोकेशन, बिल्कुल स्मॉलर जैसे एलोकेशन। कि वो भी अगर आप बराबर, आपका लॉजिक क्लियर है कि मैं ये टेक्निकल कॉल ले रहा हूँ कुछ समय के लिए, कि अभी यहाँ पर ये सेक्टर में वैल्यूएशन चीप हो गए हैं, ये थीम अच्छी लग रही है तो कर रहे हैं, या आपको एक लॉन्ग टर्म थीम के लिए ले रहे हैं और उसी के तो आप बोल रहे हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद उतना नहीं, ज्यादा रिस्क नहीं रिवार्ड जितना लोग। मतलब रिस्क ज्यादा है उसमें, और इसलिए हाँ, दोनों साइड हो सकती है। वो सेक्टर अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, आउट परफॉर्म भी कर सकता है बाजार को। डेफिनेटली। सो नवनीत, आपने ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स स्पेंड किया है इक्विटी मार्केट्स में। आई एम श्योर आपका जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, योर ओन लर्निंग्स। वी वुड लव लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आपका लर्निंग्स क्या रहा इक्विटी मार्केट्स में इन द लास्ट 3 डेकेड्स? सबसे बड़ा जो लर्निंग है वो पहले हमने वर्ड यूज किया पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। एज ए स्मॉल किड आई गॉट इंटरेस्टेड इन
वेरी अर्ली एज इन लाइफ, मतलब मैं शायद 11-12 साल का होऊंगा तब मैंने बाजार को देखना चालू किया इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, अ प्लेस कॉल्ड ब्यावर। एंड मेरे को याद है करीब सेंसेक्स होता था 300-400 के आसपास, फिर वो 85 में बहुत तेजी आई, एंड देन फिर बाजार कुछ सालों तक नहीं चला, फिर 92 में बहुत बड़ी तेजी आई, बाजार 1000 सेंसेक्स से 4000 सेंसेक्स कुछ ही महीनों में हो गया, फिर कई साल नहीं चला। हमने कई पॉइंट्स ऐसे देखे जब बाजार में, मेरे को ध्यान है फरवरी 2000 से में 6000 सेंसेक्स था, और अगले कुछ महीने या कुछ क्वार्टर्स में वो 3000 हो गया, मतलब बाजार 50% गिर गया। 2008 में बाजार पीक से नीचे में करीब 60% गिर गया। लेकिन तो वो उस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि ये शेयर बाजार में ये क्या हो रहा है, बट 400 ठीक। वाला सेंसेक्स अभी करीब 60,000 हो गया, मतलब मोटा मोटी 58-59 हजार है, तो 150 गुना पैसा हो गया वो, राइट। एंड अगर उसमें डिसिप्लिन तरीके से निवेश किया होता तो कितने पैसे बन सकते थे। तो लॉन्ग टर्म में ये जो वेल्थ क्रिएशन के लिए ये पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, आई थिंक बिगेस्ट लर्निंग इज एसटीपी, कि वेल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। अभी तीनों में से अगर हम कुछ भी निकाल देंगे, अगर साउंड इन्वेस्टमेंट नहीं, निकाल दिया या टाइम निकाल दिया या पेशेंस निकाल दिया, तो उतना वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा जितनी पोटेंशियल हमारे निवेश में हो सकती है। टाइम एक बहुत बड़ी एसेट होती है हमारे पास। आपके पैसे कितने बनेंगे लंबे समय में, उसमें आप कितना समय देते हैं और कितना अनुशासित रहते हैं निवेश में, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। जब मैंने निवेश किया, अगर वहाँ से देखूँ तो कई सारी ब्लू चिप कंपनीज होंगी जो सेंसेक्स में थी या बाद में निफ्टी में थी, आज वो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं वो कंपनियाँ, और कई सारे नए बिजनेसेस आ गए। लेकिन अगर आप बाजार में रहे और सपोज आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में रहे, तो आपने बाजार का पूरा रिटर्न पा लिया। काफी आउट परफॉर्म भी किया बिल्कुल। होगा बाजार एक को। इंडिया के मार्केट की बहुत यूनिक चीज़ है जो विश्व के बहुत कम देशों में हुई है, कि हमारी नॉमिनल जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी रही है 25-30 साल से, और अगले अमृत काल की हम बात करें तो बहुत अच्छी रहने वाली है। पर जितनी नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ हुई 25-30 साल में, उतने ही कॉर्पोरेट्स के मुनाफे भी बढ़े हैं, और उतना ही रिटर्न इक्विटी मार्केट ने भी दिया है, उससे ज़्यादा ही दिया है थोड़ा। तो ये चीज़ विश्व के बहुत कम देशों में हुई है, कंसिस्टेंटली हाई ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, which got converted into high growth of corporate profits, which got converted into the growth in market capitalization. अगर हम चाइना का उदाहरण देखें, वहाँ 25-30 साल में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे से भी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उनके निवेशकों का पैसा नहीं बना। तो हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट्स इतने रॉबस्ट थे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसी है कि जिस आदमी ने 500 रुपया महीने भी लगाया 25 साल में, उनको भी वही ग्रोथ मिल गई जो भारत की इकोनॉमी ने और भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई। तो वो एक बहुत यूनिक चीज़ है इंडिया के बाजारों के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं ना, जब आप म्यूचुअल फंड के द्वारा ही सही, आप जब मार्केट में पैसा लगाते हैं, यू आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ फॉर द बिल्कुल कमिंग बिल्कुल, ईयर्स। एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एन इक्विटी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जो अभी शुरू कर रहे हैं जर्नी, काफी खो जाते हैं कि कौन सा बुक से शुरू करें। आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगी? यहाँ पे तो जरूर हम रिकमेंडेशन भी मांग सकते हैं। व्हाट इज योर रिकमेंडेशन ऑन बुक्स, 1 or 2 बुक्स जो आप सजेस्ट कर सकते हो जो लोग फॉलो करें? सो एक साइकोलॉजी ऑफ मनी है मॉर्गन हाउसेल की, बड़े अच्छे तरीके से वो समझाती है निवेशकों को अपने निवेश के बारे में कैसे सोचना चाहिए। क्लासिक्स अगर पढ़नी है तो बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। एक जोएल ग्रीनब्लैट की है, लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट। जो लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा फिल फिशर की कॉमन स्टॉक एंड कॉमन प्रॉफिट्स। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक देखी थी, जस्ट कीप बाइंग बाय निक मैगवेली, या हाँ उनकी जस्ट कीप बाइंग, वो भी मुझे अच्छी लगी। मेरे ख्याल में लंबे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बाजार में अपने जो ये ग्रीड और फियर होते हैं उनको कंट्रोल करना। ये जो दो बड़े इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना, अपने बिहेवियरल या कॉग्निटिव बायसेस उनको कंट्रोल करना। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है थिंकिंग फास्ट एंड डेनियल स्लो, kahneman डेनियल की, kahneman। या नसीम तलेब की द फूल बाय रैंडमनेस है, उस तरह की किताबें भी पढ़नी चाहिए। Fantastic. We got to learn a lot. Thank you very much for answering all our questions patiently. Thank you very much, थैंक Navneet. यू कार्तिक, थैंक यू सो मच।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.